हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिवाकर टेक ऑफिशियल। तो बीपीएससी की सीरीज के क्रम में हम रसायन विज्ञान प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन शुरू करेंगे, जो कि बीपीएससी पहले ही पूछ चुका है। तो इस क्रम में हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू करते हैं, जो कि बहुत ही उम्मीद है कि ये एग्जाम में आता है और आ सकता है। ठीक है, तो इस क्रम में बीच बीच में जब हम भूल जाते हैं कि मेरी वीडियो को लाइक शेयर करने के लिए, तो आप लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री। ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बीपीएससी का है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है। ठीक है, तत्व नहीं है, धातु नहीं है, धातु नहीं है, गैस नहीं है, उपधातु नहीं है। ठीक है, तो तत्व जो होते हैं वो धातु भी होते हैं, धातु भी होते हैं, उपधातु भी होते हैं। इसका आंसर सी होगा, गैस। तत्व नहीं है। ठीक है, गैस जो है वो तत्व नहीं है। यानी कि जितने सारे होते हैं, हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब सारे जो होते हैं, सल्फर, क्लोरीन, से क्या होते हैं, सभी जो अक्रिय गैस गैस होते हैं वो अधातुओं की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये गैस नहीं है। इसका क्या क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ये तो आपको याद करना है, लेवोजियर। आंसर सी होगा, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक लेवोजियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में आपको बताए थे कि प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन बाहर की कक्षा में घूमते रहता है, जो कि निगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सी होगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा एवोगाड्रोस का नियम। ठीक है, एवोगाड्रोस का नियम में क्या होता है, समान ताप और समान दाब पर सभी क्या होता है, निश्चित गैस के अणुओं की संख्या क्या होती है, वो समान होती है। ठीक है, इसको आदर्श गैस भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगा? जब इलेक्ट्रॉन जब तत्व में इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 तथा न्यूट्रॉन की संख्या कितना, 20 हो, यानी बाहर जो कक्षा में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, उसकी संख्या कितना होना चाहिए, 18, और जो अंदर उसका न्यूट्रॉन है, जो कि उदासीन होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, उसका संख्या कितना है, 20 है। तो दोनों को हम जब जोड़ देंगे, ठीक है, यानी द्रव्यमान संख्या बराबर होगा प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या। जब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 18, 20, 38। इसका आंसर क्या होगा, 38। आंसर सी होगा। ठीक है, एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या तो आप क्या होगा, जब नाभिक द्रव्यमान संख्या जब बात आता है, तो इसका आंसर हुआ कि न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या, जब दोनों को योग करेंगे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का कक्षा बीच बीच में होता है। ठीक है, तो जो उसको हम जोड़ेंगे तो उसका क्या होगा, द्रव्यमान संख्या, यानी इसका आंसर बी होगा। ठीक है, 6 का आंसर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की कुल द्रव्यमान संख्या, सॉरी, आंसर ए होगा, न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याओं का योग। द्रव्यमान संख्या जो होता है वो क्या होता है, योग होता है दोनों का, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं का योग होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्लूटोनियम न्यूक्लियाइड, ठीक है, कि नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। तो पीयू जो प्लूटोनियम है, उसके जो ऊपर लिखा हुआ है 242, वो उसका द्रव्यमान संख्या होता है। ठीक है, और जबकि ये जो 94 नीचे लिखा हुआ है, ये इसका क्या होता है, ये इसका प्रोटॉन की संख्या होता है। तो जब हम द्रव्यमान संख्या में प्रोटॉन की संख्या घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, वहाँ न्यूट्रॉनों की संख्या निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या। तो इसका आंसर क्या होगा, 148 आएगा, आंसर बी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं, तो द्रव्यमान संख्या में अलग अलग होते हैं। एक तत्व के समस्थानिक क्या होते हैं, द्रव्यमान संख्या में अलग अलग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, फैराडे स्थिरांक, ठीक है, क्या है फैराडे स्थिरांक, जो होता है यूनिवर्सल कांस्टेंट, यानी सार्वभौमिक स्थिरांक है। ठीक है, आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न निम्न में से पीएच मान 7 किसका है? तो पीएच मान जो होता है वो अगर 7 से नीचे रहे तो उसको अम्लीय कहते हैं, 7 से ऊपर रहे तो उसको क्षारीय कहते हैं, अगर 7 रहे तो उदासीन, यानी शुद्ध पानी भी का साथ होता है और उदासीन विलीन का भी साथ होता है। तो इसमें आंसर जो होगा वो ई होगा। इसका आंसर दोनों होगा, ए और बी दोनों सही है, इसलिए आंसर ई होगा। ठीक है, 10 का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक है? ठीक है, किस विलयन का पीएच का मान 7 से अधिक, बताए थे अभी कि 7 से अधिक क्या होता है, क्षारीय विलयन होता है। आंसर बी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पानी का पीएच मान क्या है, फिर बताया अभी, पानी का पीएच मान 7 है, आंसर बी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है, तो इसमें H+ आयन की सांद्रता क्या होगी? ठीक है, तो इसका आंसर है, इसको थोड़ा केमिस्ट्री का मैथ है, तो इसका आंसर डी होगा। ठीक है, 3 से जब 6 बदलता है तो इस पर साइन का सांद्रता क्या होगा, डी, आपको याद करना पड़ेगा, 1000 गुना कम हो जाएगा, 1000 गुना कम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ब्रोमीन होती है, अब ब्रोमीन कैसा है, वो लाल द्रव होता है ब्रोमीन, आंसर डी होगा, ब्रोमीन कैसा होता है, लाल द्रव। ठीक है, बिल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें हैं, तो बिल्डिंग में कौन सी गैस प्रयोग होती है, तो बिल्डिंग में ऑक्सीजन और एसिटिलीन प्रयोग होती है, आंसर सी होगा। ठीक है, बिल्डिंग में कौन सी गैस प्रयोग होती है, ऑक्सीजन और एसिटिलीन। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर किसकी परत होती है? गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर किसकी परत होती है? तो इसका आंसर होगा जस्ता की परत होती है, यानी ए आंसर होगा। ठीक है, किसकी परत होती है? जस्ते की परत होती है। इसको गैल्वेनाइजेशन या ये सदलेपन को भी कहते हैं इस विधि को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट क्या है? तो इसका आंसर होगा सल्फोनेट है, आंसर डी होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन है, वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है। तो जब मानव का पसीना जब निकलता है हम लोगों का, ठीक है, तो पसीना में सिर्फ एक चीज़ नहीं रहेगा, या फिर मैग्नीशियम या फिर गंधक नहीं रहेगा, इसमें बहुत सारे चीज़ होते हैं, जैसे सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, जिंक होता है, आयरन होता है इत्यादि। ये सारे चीज़ पसीना में मौजूद होता है, इसलिए इसका आंसर कोई एक नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा? ई होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नीला थोथा रासायनिक रूप से क्या है? तो नीला थोथा रासायनिक रूप से क्या है? वो कॉपर सल्फेट है। ठीक है, अभी इसके बारे में डिटेल ये है कि इसका जो रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 × 5H2 होता है, पता ही है। इसका एक और नाम है, ठीक है, ब्लू विट्रियोल। नीला थोथा क्या नाम है? ब्लू विट्रियोल नाम है, जो कि रंगहीन होता है। ठीक है, क्या होता है? रंगहीन होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे भारी धातु कौन है? तो सबसे भारी धातु क्या होता है? प्लेटिनम होता है। सबसे भारी धातु कितना होता है? क्या है? प्लेटिनम। ठीक है, तो प्लेटिनम का जो होता है वो कितना भारी होता है? इसका घनत्व जो होता है वो 21.45 ग्राम पर घन सेंटीमीटर होता है। ठीक है, जबकि चांदी का 10.5 होता है, और पारा का 13.54 ग्राम घन सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, घन सेंटीमीटर। ठीक है, और सोना जो होता है उसका 19.32 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है घनत्व। तो जिसका जितना अधिक घनत्व होगा वो उतना भारी होगा। तो इस हिसाब से जो प्लेटिनम होता है वो सबसे भारी होता है, क्योंकि उसका घनत्व 21.45 ग्राम घन सेंटीमीटर क्यों होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टूटी हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम है, आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? जिप्सम है। और जिप्सम को, ठीक है, जब 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो वो कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट में टूट जाता है। ठीक है, जो कि जिसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फार्मूला होता है उसमें CaSO4 × 12H2O होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है फार्मूला? CaSO4 × 12H2O। ठीक है, जबकि जिप्सम का CaSO4 × 2H2O होता है। ठीक है, तो जब जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर हम जब गर्म करते हैं तो टूट जाता है CaSO4 × 12H2O प्लस 1/1/2H2O, यानी पानी अलग हो गया और फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस अलग हो गया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, वही उसी का क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है CaSO4 का होल थ्राइस H2O। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हों क्या कहलाता है? बताइए। मतलब अगर हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, और उसमें दो परमाणु हैं, ठीक है, यानी वो दो परमाणु द्विबंध द्वारा, एकल बंध नहीं, द्विबंध द्वारा जुड़े हो तो उसको क्या कहेंगे? बताइए। उसका आंसर होगा एल्कीन, आंसर एल्कीन यानी बी। ठीक है, एल्कीन कहेंगे। ठीक है, इसका हम डिटेल इस तरह से देखते हैं कि जब उसमें द्विबंध रहे, ठीक है, तो एल्कीन होगा, और जब सिंगल बॉन्ड रहे यानी एक बंध रहे, ठीक है, तो एल्केन होगा। यानी कार्बन कार्बन जब एकल बंधन में बंधे होते हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? एल्केन कहेंगे। और यही जब ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है, एल्काइन ही, उसको क्या कहेंगे? एल्काइन कहेंगे। जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसको एल्काइन कहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है? बताइए। सिरके का रासायनिक नाम जो होता है एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है, और एसिटिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है, रासायनिक सूत्र जो होता है CH3COOH होता है। ठीक है, और इसका यूपैक नेम जो होता है IUPAC नेम, ठीक है, यूपैक नेम एथेनोइक अम्ल है। इसका यूपैक नेम क्या है सिरके का? एथेनोइक अम्ल है, जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है ये जो है ना C OOCH, वो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? आप बताइए। इस सिरके में जो उपस्थित होता है अम्ल वो कौन सा है? तो सिरके में उपस्थित जो अम्ल होता है वो एसिटिक अम्ल है, यानी CH3 है। ठीक है, CH3 है, वो सिरके में उपस्थित होता है, जबकि COOH क्या होता है? वो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। ठीक है, कार के बैटरी में, अगला क्वेश्चन है, कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल, ठीक है, तो इसका आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाँ ठीक है, बी होगा। 26 का क्या होगा? बी। सॉरी, कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं है, बल्कि इसका आंसर ई होगा। क्यों आंसर ई होगा? क्योंकि आंसर डी होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल होगा। हाइड्रोक्लोरिक नहीं, HCl होगा। ठीक है, HCl। कार के बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयोग होता है। ठीक है, इसका जिसका काम क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया
में भाग लेकर विद्युत उत्पन्न करना। ठीक है, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस क्या होती है? तो इसका आंसर ए होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सोडा वाटर की जब बोतल खोलते हैं तो उससे गैस जो निकलती है वो CO2 निकलती है, क्योंकि उस बोतल में उच्च दाब पर सोडा जो होता है वो भरा जाता है। अगला क्वेश्चन है खनिज मिनरल्स। ठीक है, वो क्या है? खनिज क्या है? खनिज जो है अकार्बनिक ठोस है। ठीक है, क्या है? अकार्बनिक ठोस है। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? ठीक है, तो इसका आंसर होगा 1945 में जो नागासाकी में बम गिराया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले आप जानिए कि 1945 तो ठीक है, लेकिन डेट क्या था? डेट था 19 अगस्त 1945, सॉरी 9 अगस्त 1945, ठीक है, को नागासाकी में जो बम गिराया गया था उसमें प्लूटोनियम था। ठीक है, जबकि 9 अगस्त 6 अगस्त 1945 को, ठीक है, हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था उसमें यूरेनियम पाया गया था। ठीक है, और जो नागासाकी में बम गिराया गया था उस बम का नाम था फैट मैन। ठीक है, और जो 6 अगस्त 1945 को बम गिराया गया था हिरोशिमा पर उस बम का नाम था लिटिल बॉय। ठीक है, तो आपको पता ही है नागासाकी और हिरोशिमा कहाँ पाया जाता है? कहाँ, कौन सा शहर है, किस देश का? जापान का शहर है। ठीक है, यानी पहले गिराया गया था लिटिल बॉय और उसके बाद फैट मैन। पहले लिटिल मतलब छोटा, इसको हम ट्रिक से याद करना चाहें तो कैसे याद करेंगे? पहले छोटा आदमी होता है फिर वो मोटा हो जाता है। तो पहले शुरुआत में कौन गिराया गया? हिरोशिमा पर 6 अगस्त को, ठीक है, 1945, जो कि लिटिल बॉय था, और 9 अगस्त 1945 को जो कि फैट मैन, वो मोटा आदमी हो गया। ठीक है, बम का नाम है फैट मैन और लिटिल बॉय। ठीक है, और यूरेनियम यूज किया गया था 6 अगस्त को, ये समझिए। ठीक है, इसको याद करना है। यूरेनियम यूज किया गया था 6 अगस्त को और प्लूटोनियम यूज किया गया था 9 अगस्त को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? तो एक ही प्रकार का परमाणु प्राकृतिक तत्व में मिलता है, आंसर सी होगा। ठीक है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे अधिक जो क्रियाशील है वो कौन सी धातु है? पोटेशियम है। ठीक है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? पोटेशियम, उसके बाद होता है सोडियम, फिर कैल्शियम और फिर आयरन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं? ठीक है, तो श्वेत जो धातु होता है यानी उजला धातु, वो इसमें से निकेल, रोडियम, प्लेटिनम, पैलेडियम, इसमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, मूल रूप से जो श्वेत धातु होता है वो लेड एवं लिथियम या कैडमियम, बिस्मथ जैसे मिश्र धातु होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वनस्पति तेल से घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है। वनस्पति तेल से जो घी बनता है उसमें कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? उसमें हाइड्रोजन प्रयुक्त होती है। ठीक है, और इस जो प्रक्रिया है इसको हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। ठीक है, यानी वनस्पति तेल हो गया, उसमें हाइड्रोजन मिक्स किए, उसको लगभग 150 डिग्री से 180 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे और उसमें जो यूज किया जाएगा निकेल यूज किया जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा? वनस्पति घी बनेगा। वनस्पति घी मतलब डालडा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उत्कृष्ट धातु के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार करना है। उत्कृष्ट धातुएं, ठीक है, यानी नोबेल गैस, सॉरी नोबेल धातु प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती है। यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए। उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में क्या होती है? वो शुद्ध रूप से प्राप्त होती है, जबकि शुद्ध रूप से प्राप्त होती है एवं मिश्र रूप से भी प्राप्त होती है, जबकि यूरेनियम और सीसा क्या है? उत्कृष्ट धातु के उदाहरण नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आयोडीन आयोडीकृत लवण में क्या पाया जाता है? आयोडीकृत लवण में क्या पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा डी, पोटेशियम आयोडाइज्ड। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइज्ड का जो रासायनिक सूत्र होता है वो के आई होता है। ठीक है, जितने सारे खाद्य लवण होते हैं यानी खाद्य नमक होते हैं खाने वाले, उसमें पोटेशियम आयोडाइज्ड होता है, सोडियम आयोडेट होता है एवं सोडियम आयोडाइज्ड भी पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है खाने का नमक NaCl किससे बनता है? तो खाने का नमक जो होता है NaCl वो मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। ठीक है, क्या होगा आंसर? बी होगा आंसर। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? कार्बन। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व क्या होता है? वो कार्बन होता है। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। ऑक्सीजन किसमें अनुपस्थित होता है? ऑक्सीजन जो होता है वो केरोसिन में अनुपस्थित होता है। केरोसिन में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता। ठीक है, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ब्यूटेन प्रयुक्त होती है, आंसर ए होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है, इसका आंसर प्रोपेन और ब्यूटेन होगा, यानी दोनों आंसर होगा, इसलिए आंसर इसका ई होगा। ठीक है, तो तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का मतलब क्या हुआ? LPG, यानी लिक्विड LPG मतलब लिक्विड प्रेशराइज गैस। ठीक है, इसमें जो होता है लगभग ब्यूटेन 65% पाया जाता है और प्रोपेन 35% पाया जाता है। ठीक है, इसमें थोड़ा मात्रा में ईथर मिलाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का बहुलक है। ठीक है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। अभी इसके बारे में हम ये डिटेल जानेंगे कि बहुलीकरण क्या होता है। ठीक है, तो बहुलीकरण जो है
बहुलीकरण वो प्रक्रिया है जिसमें एक ही प्रकार के अधिक अणु आपस में जुड़कर कोई एक ही अधिक अनुभार वाला अणु बनाता है, ठीक है। इसमें एक ही प्रकार के बहुत सारे अणु जो होते हैं जुड़कर अधिक भार वाला अणु बनाता है, इसी को कहते हैं बहुलीकरण, ठीक है। और इसी संबंधित शब्द है बहुलक। बहुलक का अंग्रेजी होता है पॉलीमर, ठीक है। तो पॉलीमर जो होता है वो बहुलक होता है, इसका हिंदी, ठीक है। तो आइसोप्रीन क्या है? एक बहुलक है। आइसोप्रीन का बहुलक प्राकृतिक रबर है, ठीक है। यानी जब आइसोप्रीन को रिएक्शन किया जाता है तो क्या बनता है? प्राकृतिक रबर बनता है, ठीक है। आइसोप्रीन एक कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका एक बहुलक है, ठीक है। तो टेफ्लॉन किसका एक बहुलक है? टेफ्लॉन जो बहुलक है वो टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक है। टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक है टेफ्लॉन। इसका आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। बेकेलाइट किसके संघनन से बनता है? तो फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड, आंसर बी होगा, ठीक है। फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड। बेकेलाइट का सबसे पहला जो खोज किया था 1909 में किया था, बेल्जियम के वैज्ञानिक था जिसका नाम था बेकेलैंड। क्या नाम था? बेकेलैंड, आपको याद रख लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ट्राइग्लिसराइड वसा है, आंसर सी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ग्रेफाइट और हीरे के बारे में से कौन सा कथन सत्य है? उनके पास एक जैसी क्रिस्टल संरचना है, उनकी कठोरता समान है, उनकी विद्युत चालकता समान है, वे एक साथ एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। तो इसका आंसर होगा वे एक समान रासायनिक प्रक्रिया से गुजर सकते हैं, क्योंकि हीरा और ग्रेफाइट दोनों एक ही चीज होता है, एक ही तत्व है पदार्थ। अगला क्वेश्चन है पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर क्या यूज किया जाता है? तो फिल्टर पेपर का जो यूज किया जाता है वो क्या होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ठीक है। पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है उसमें, ठीक है। और जब उसको वो उसमें इन ब्रेथ एनालाइजर किया जाता है, ठीक है, जब सांस उसमें छोड़ने के लिए कहा जाता है तो वो जो उसका कलर जो होता है वो हरा हो जाता है, ठीक है। तब समझ में आता है, अच्छा हरा जो कलर हो जाता है उसमें कितना देर में हरा हुआ उससे पता लगता है कि वो कितनी मात्रा में वो व्यक्ति एल्कोहल लिया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः क्या होता है? तो अभी बताए थे कि घरेलू ईंधन के रूप में एलपीजी में क्या होता है प्रयुक्त, तो उसका वो होता है ब्यूटेन और प्रोपेन, आंसर बी और डी होगा, ठीक है। जबकि दोनों आंसर होगा तो क्या होगा? आंसर ई होगा, ठीक है। आपको बताए थे प्रोपेन का सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र C3H8 और ब्यूटेन का C4H10, इसको याद रख लेना, ठीक है। उसमें गंध के लिए मार्केप्टन मिलाया जाता है, जो हम लोग के घर में सिलेंडर जो होता है उसमें गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? मार्केप्टन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक क्या आता है? ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CO2 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैसों में घटक कौन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी दो बार हो गया। अगला क्वेश्चन है पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है, क्या उत्पन्न होती है? तो पेट्रोल कार्बन मोनोऑक्साइड, डी। अच्छा, क्या होगा आंसर? डी होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। यानी जब ऑक्सीजन की कमी के कारण ईंधन में पेट्रोल या डीजल का पूर्ण दहन नहीं होता है तो वो उत्पन्न होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।